हेलो एंड वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपके सामने लेके आया हूं। जैसे कि आपको पता है, एक डेलीगेशन स्टूडेंट्स की मिलने गई थी हमारे ऑनरेबल एलजी साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से। तो उनका स्टेटमेंट ये आया, उनका कहना ये था कि एग्ज़ाम जो हम कंडक्ट कराने जा रहे हैं वो आपका एंडिंग नवंबर में कंडक्ट होगा। गाइस, पहले आपने देखा होगा कि ट्वीट में एंडिंग अक्टूबर था, लेकिन उसके बाद उन्होंने रिट्वीट किया ये जो एसोसिएशन थी स्टूडेंट्स की। तो उन्होंने कहा कि ये एक्चुअल में हमारी मिस्टेक है। तो एलजी साहब ने कहा है कि नवंबर के एंड में, यानी कि नवंबर जो मंथ होगा उसके एंडिंग में हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं। किसका? फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का, JKPSI का, और उसके अलावा जो आपका JEE जल शक्ति का था वो वाला एग्ज़ाम। गाइस, मैं आपको कह रहा हूँ नवंबर में भी कहीं ना कहीं ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन दिसंबर के मंथ में एग्ज़ाम ज़रूर होगा। और गाइस, यहाँ पे कुछ लोग आपको डाइवर्ट भी कर रहे हैं अपने गोल से भटकाने के लिए। कहते हैं कि मार्च से पहले नहीं होगा, और कुछ लोग तो कहते हैं कि अब तो मई जून में तो इलेक्शंस हो रहे हैं, तो जुलाई से पहले पॉसिबल नहीं है। अब उनका सिर्फ और सिर्फ ये बेकार सा लॉजिक है, क्योंकि विंटर आ रहा है। गाइज, आपने देखा होगा पिछली बार जूनियर असिस्टेंट का विंटर में एग्ज़ाम हुआ, और उसके अलावा और भी कुछ एग्ज़ाम्स थे जो कि विंटर में कंडक्ट किए, JKSSB की अगर हम बात करेंगे। और सेंट्रल जो एग्ज़ाम्स होते हैं यहाँ पे, चाहे हम SSC की बात करेंगे, रेलवे की बात करेंगे, या किसी और एग्ज़ाम की बात करेंगे, बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो भी विंटर में कंडक्ट कराता है। तो वहाँ पर कोई भी क्लैश नहीं आता है। हाँ, जिस दिन बर्फ़बारी थोड़ी सी होती है उस दिन एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाता है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा, क्योंकि अब तो यूट्यूब पर पॉलिटिक्स हो रही है, एक दूसरे पर ब्लेम चढ़ाते, वो गुमराह करता है, ये गुमराह करता है। तो एक न्यूट्रल, एक ऑनेस्ट ओपिनियन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे क्या रहने वाला है, या कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो गाइज मैं आपको कहना चाहूँगा यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि OMR ठीक है कि CBT ठीक है। अब ये वो क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि OMR पर मसला पड़ा पेपर लीकेज का। CBT का मसला ये है कि यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारी JNK UT में। और उसके अलावा CBT में स्कैम्स कैसे क्या होते हैं उसका किसी को अभी तक अंदाज़ा भी नहीं है, जो कि मैंने आपको पिछली बार भी बोला था कि इसमें जो स्कैम्स होते हैं उनको पकड़ना भी फिर मुश्किल हो जाता है। तो गाइज, लेकिन यहाँ पे सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सवाल है ट्रांसपेरेंसी। व्हाट अबाउट ट्रांसपेरेंसी? चाहे आप OMR में कंडक्ट आप एग्ज़ाम कराओ या CBT में कराओ। OMR में कराते हो तो ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, और CBT में अगर आप कराते हो तो एक तो ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कम से कम शिफ्ट्स में एग्ज़ाम कंडक्ट हो, और फास्ट ट्रैक बेसिस पे ये सारा जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, आपने देखा होगा कि CBT एग्ज़ाम्स की स्कैम्स जो होते हैं JNK में या आउटसाइड JNK, वो बहुत बड़े लेवल पे स्कैम्स हो गए हैं। आपने देखा होगा कि 2017 का SSC CGL एग्ज़ाम, जिसका मेंस फरवरी 2018 में हुआ, तो वो वाला स्कैम आपने देखा होगा कि किस लेवल का स्कैम था। 2020 तक फिर उसका कोर्ट में केस चलता रहा, 2 साल वेस्ट हो गए, उनकी ज्वाइनिंग बंद रही, बाकी चीज़ें। हालांकि री एग्ज़ाम होने के बाद भी केस हुआ। उन्होंने जब स्कैम सामने आया तो जल्दी री एग्ज़ाम करवाया, और री एग्ज़ाम के बाद भी कोर्ट में केस अटका रहा 2020 तक। तो आपको अगर इस हवाले से अभी जानकारी नहीं है तो आप अभी ये देख सकते हो, जस्ट टाइप करना आप 2017 SSC स्कैम, आपको पूरा का पूरा वहाँ पे पर्दाफाश होके चीज़ें सामने आ जाएगी। गाइज, कुछ यूट्यूबर्स है जो मतलब बदतमीजी करते हैं यूट्यूब पे, दल्ले, कुत्ते, कमीने, कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मुझे समझ नहीं आती उनकी मेंटेलिटी है कैसी है, क्या है, या शायद उनके फैक्ट्स क्लियर नहीं है CBT एग्ज़ाम को लेकर। वो बोलते हैं नहीं, CBT इज़ द ओनली वन एंड ओनली ऑप्शन CBT। और मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी इज़ द क्वेश्चन।
ठीक है। मैटर ट्रांसपेरेंसी करेगा, मैटर ये नहीं करता कि आप सीबीटी एग्जाम कराओ या ओएमआर एग्जाम कराओ। ओएमआर तो यूपीएससी भी कंडक्ट करवाता है, तो वहां पे स्कैम क्यों नहीं होता है। अब एक यूट्यूबर था, उसने बोला कि यूपीएससी के लिए ओएम सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है ओएमआर के लिए। और वो ये उसका लॉजिक बता रहा है कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पे यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट होता है और 10 से 12 लाख बच्चे अपेयर होते हैं उस एग्जाम के प्री के एग्जाम में, इसलिए उनके पास खाली एक ही ऑप्शन होता है ओएमआर कंडक्ट करवाना। अब मैं क्यों कह रहा हूं उसके फैक्ट्स क्लियर नहीं है, क्योंकि उसको शायद ये नहीं पता है कि 40 लाख के अराउंड हमारे एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल एग्जाम के लिए फॉर्म भरते, और वहां पे जब सीबीटी एग्जाम कंडक्ट होता है तो यूपीएससी के केस में क्यों नहीं हो सकता था। अब यूपीएससी तो ओएमआर करवाता है ना, लेकिन मसला है ट्रांसपेरेंसी का, और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ओएमआर करवाते हैं, तो वैसा क्यों नहीं कर सकता है हमारा जेकेएसएसबी बोर्ड। ठीक है। और उनका और भी मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहूँगा, सीबीटी खाली एसएससी सीजीएल में नहीं होता है या होता है मतलब हुआ है, इसके अलावा बैंकिंग रेलवे एग्जाम्स में आपने देखा होगा एक एग्ज़ाम था आरआरबी एनटीपीसी, एक एग्ज़ाम था आरआरबी एनटीपीसी, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म कितने आ गए थे 1 करोड़ एंड 35 लैक्स 1 करोड़ एंड 35 लैक्स एप्लीकेशन फॉर्म आ गए थे। और अटेंडेंस की बात करेंगे तो लगभग 70% अटेंडेंस रही थी, और एग्जाम हुआ था सीबीटी बेस्ड। अब इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर है, तो ये कोई एग्जाम क्या करवाते हैं सीबीटी बेस्ड करवाते, कोई एग्जाम ओएमआर बेस्ड होता है। लेकिन बात मैं करूँगा ट्रांसपेरेंसी की, और ये दो फैक्ट्स मैंने सिर्फ इसलिए लाए क्योंकि मतलब मैंने चाहा कि बच्चों को गुमराह किया जाता है सीबीटी के नाम पर, तो इसलिए मैंने चाहा कि मैं उनके सामने ये फैक्टर्स रखूं कि बड़े से बड़े एग्जाम्स भी सीबीटी मोड में होते हैं और छोटे से छोटे एग्जाम्स भी ट्रांसपेरेंसी के साथ ओएमआर में कंडक्ट होते हैं। गाइस, मसला ये नहीं है कि सीबीटी हो या ओएमआर हो, मसला है ट्रांसपेरेंसी, मसला है स्कैम्स, और स्कैम्स दोनों जगह पे पॉसिबल हो जाते हैं। अब ओएमआर में थोड़ा हाई लेवल पे इसलिए होता है क्योंकि पेपर लीकेज का मामला यहाँ पे, बाकी सीबीटी में बहुत ही चालाकी के साथ स्कैम्स होते और उनको पकड़ना हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि एक एक दिन गुजरने के साथ साथ ऐसे स्कैम्स रिवील होते हैं जो किसी ने सोचा तक नहीं होता है। और मेरा मानना यह है कि 10 में से 8 स्कैम्स तो रिवील हो जाते सीबीआई के पास, साइबर सेल के पास, बट स्टिल कुछ स्कैम्स ऐसे होते वो किसी को नजर ही नहीं आते हैं। तो गाइज, ये सीबीटी भी अपने आप में एक सवाल या निशान पैदा करता है हम सब एस्पिरेंट्स के लिए। ओके, सो गाइज, उसके बाद मैं बात करूँगा एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट एंड कैलेंडर की, तो वो मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाएगा और कैलेंडर शायद आपको नवंबर के मंथ में आएगा। लेकिन अब ये डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी इस महीने में डिसाइड होगी कि नहीं होगी। कोई एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जेकेएसएसबी को मिलती है या नहीं मिलती है। पॉलिटिक्स से दूर रहो। यूट्यूब पर अभी क्या हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। कुछ यूट्यूबर्स आ रहे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स के बारे में गलत बोल रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, कुछ तो मतलब इस हद तक गिरे हुए हैं, वो गालियाँ देने तक उतर आए हैं, वो मतलब बदतमीजी करते हैं। गाइस, इस ट्रैप, दिस इज जस्ट अ ट्रैप। किसी को यहाँ पर किसी भी यूट्यूबर को किसी भी अदर यूट्यूबर के साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं होती है। मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ और खुद एक टीचर भी हूँ और एक स्टूडेंट भी हूँ। मैं तीनों तरीक़ों से सोचता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे किसी को कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं होती किसी के साथ। हर कोई फेम चाहता है, हर कोई पब्लिसिटी चाहता है, ठीक है। तो कोई छोटा यूट्यूबर आता है, बड़े चैनल के बारे में, बड़े अच्छे खासे इंसान के बारे में उसको गालियाँ देता है ताकि उसको व्यूज़ मिले, उसको पब्लिसिटी मिले। गाइस, ये जस्ट आप लोगों के लिए एक ट्रैप है। आपको मतलब ये प्लेटफॉर्म सो कॉल्ड अच्छे प्लेटफॉर्म्स बेवकूफ़ बना रहे। कोई मॉक टेस्ट के नाम पर, कोई सिलेक्शंस, फेक सिलेक्शंस के नाम पर, कोई मतलब कोई किसी टीचर को लाता है, उसका ब्रांड आपको दिखाता है, ये देखो इसने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो कोई उस नाम पर। गाइस, अपने दिमाग को यूज़ करो। आप कंटेंट पे फोकस करो, आप अपनी हार्ड वर्क पे फोकस करो, और मेरी मानो ये सिर्फ आपको एक ट्रैप में फंसाया जाता है। इन चक्रों में मत पड़ो।
उसके अलावा जब आप ये सारी चीज़ें देखते हो तो अल्टीमेटली आपको क्या होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, एनजाइटी होती है और डिमोटिवेशन होती है। अब जो भी एक अच्छा स्टूडेंट है या मैं कहूँगा एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट है, उसको इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उसको पता है कि ये फेम के लिए, नेम के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ अदर अल्टरनेट ऑप्शंस में आपको बताओगे कि आप क्या कर सकते हो। गाइज अभी आपके पास एक अच्छा अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि आप एसएससी के लिए फॉर्म भरो। एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आई है और भी एसएससी की बहुत सारी नोटिफिकेशंस आने वाली है, तो आप फॉर्म भरो। और जैसे आप इस एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे, जेके एसएसबी तो निकल ही जाएगा, क्योंकि अब उसका भी पैटर्न, ट्रेंड चेंज, सब कुछ चेंज हो चुका है। और एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, एमटीएस, सीएचएसएल होता है, रेलवे का होता है, फिर बैंकिंग के साथ भी इसका सिलेबस मिलता जुलता है। तो आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन थोड़े से अल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ आप देख लो, स्विच करो अपनी तैयारी को। अब मैं आपको यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है। आपने फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए पढ़ा, राइट, या जेकेएसबी एग्जाम के लिए पढ़ा। अब अगर आपका यहाँ पे सपोज किसी भी वजह से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तब फिर आपको वेट करना है कि जेकेएसबी में वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। और हमने अभी तक देखा कि हम लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है। तब आपकी कहीं ना कहीं, हालांकि मैं नहीं कहता हूँ कि मतलब मेहनत ज़ाया होती है, लेकिन दुनिया की नज़रों में, अपनी नज़रों में आपकी मेहनत ज़ाया होगी, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हुआ ना। लेकिन एसएससी के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर साल वैकेंसी आती है, हर साल लगभग 10 से 15 अलग अलग नोटिफिकेशंस आती है, तो जिनका सिलेबस सेम रहता है। तो आप अगर एक फॉर्म भरते हो, उसके लिए सीरियसली पढ़ते हो, तो पता नहीं कितने फॉर्म्स के लिए आप, पता नहीं कितने नोटिफिकेशंस के लिए, पता नहीं कितने वैकेंसीज के लिए आप पैरेलली प्रिपेयर हो चुके होते हो। जस्ट फिर आपको फॉर्म डालने की ज़रूरत होती है। सो गाइज थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करो, बस और कुछ नहीं है। बेस्ट सोर्सेस की अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पे मैं आपको कहूँगा, यहाँ पे एक भी चैनल ऐसा नहीं है कि जो 100% अपने आप में परफेक्ट है। तो गाइज किसी भी एक चैनल पे रिलाई करना है, किसी भी एक सोर्स पे रिलाई करना, भरोसा करना, ये अपने आप में गलत बात है। मैं आपको ऑनेस्टली कहूँगा, जैसे कि मेरा चैनल है, पढ़ाने को तो मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ। मैं जीके लाऊंगा, उसमें है ही क्या बताओ, उसमें तो सिर्फ ट्रांसलेशन ही तो करनी है। मैं पीडीएफ उधर इधर से लाओ, गूगल करो, या बुक्स बहुत सारे मेरे पास है, यूपीएससी मटेरियल पड़ा हुआ है, वहाँ से कंटेंट बनाओ, आपको ट्रांसलेट करो। लेकिन क्या वो वर्थ है? क्या वो मतलब अच्छा रहेगा? नहीं ना, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो बुक के एक्स्ट्रा मुझ में होनी चाहिए, एक टीचर में होनी चाहिए। तो आपको वैसे कंटेंट, वैसे सोर्सेस की ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे, कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, जस्ट रैंडमली आप सर्च करो यूट्यूब पे। अरे मत जाओ ये नाम के पीछे, ब्रांड के पीछे मत दौड़ो। छोटे छोटे चैनल्स का देखो कंटेंट का लेवल क्या है, कितना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। जब मैंने लतीफ़ सर की बात बोली थी, तब उसके 10,000 सब्सक्राइबर्स थे कि 20,000, मुझे पता नहीं है। जब मैंने एक चैनल का नाम बताया था अकाउंटेंसी के लिए, स्टडी बैंड, तब उसके 1,000 सब्सक्राइबर्स थे, ठीक है। जब मैंने आपको जीके के लिए एक चैनल बताई थी, बियॉन्ड क्लासेस स्पेशली जेंट के जीके के लिए, तब उसके पास 9,000 सब्सक्राइबर्स थे। बाकी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल के कंपैरिजन में बहुत कम, बहुत पीछे। तो आप ये इस ट्रैप में मत फंस जाओ कि वो चैनल है, ये चैनल है, ये चैनल है। इसी तरीके से मेरा एक छोटा सा चैनल है, लेकिन आप देखो ना मैथ्स का लेवल क्या है, स्टैटिस्टिक्स का ये कंटेंट कैसा है। ये तो छोड़ो, जेकेएसबी की तो बात ही छोड़ो, मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ। आप सीजीएल, एसएससी सीजीएल का जेएसओ पेपर, स्टैटिस्टिक्स का जो 200 वाला मार्क्स वाला पेपर होता है, तो आप वो वाला उठाओ, देखो क्वेश्चंस फटाफट फंस जाएंगे, हो जाएगी। 100% नहीं हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सिलेबस थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन जो आपके सिलेबस के साथ मिलता जुलता है, वो सारे 100% क्वेश्चंस निकल जाएंगे। तो ये होता है गाइस, इस तरीके से तैयारी करो। बाकी अगेन मैं कह रहा हूँ, किसी ट्रैप में मत फंस जाओ।
ओके। और हमारी डिमांड क्या हम होनी चाहिए, अभी मैं आपको एक ऑनेस्टली एक अपना ओपिनियन बताऊंगा कि हमें OMR एग्ज़ाम के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये CBT एग्ज़ाम कराएंगे और पता नहीं एक दिन में ये 4 से 5 हज़ार का एग्ज़ाम करा सकते, एक दिन में 4 से 5 हज़ार का बच्चों का एग्ज़ाम करा सकते। तो फिर खुद सोचो ना, 2 लाख बच्चे हैं फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट एग्ज़ाम में, तो कब ये उनका एग्ज़ाम कंप्लीट करेंगे। फिर दीगर पोस्ट्स के लिए अब तो हर किसी को तो फाइनेंस की जॉब नहीं मिलेगी ना, उनके पास दूसरे ऑप्शन है जैसे कि JKPSI है, JEE है और भी बाकी एग्जाम्स है, तो उनका फिर प्रोसेस कब कंप्लीट होगा। तो वी शुड डिमांड फॉर OMR, लेकिन खाली OMR के लिए नहीं बल्कि विद ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पे बहुत ही मैटर करती है। ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारा OMR एग्ज़ाम ही होना चाहिए गाइज। कुछ लोग बोलते हैं कि कभी भी OMR एग्ज़ाम यहाँ पे मतलब अच्छा नहीं हुआ, सेफ नहीं हुआ, उसमें धांधली हुई, हर बार धांधली हुई, तो ये कहना गलत है। जितनी धांधली मैंने 2020 से देखी उतनी धांधली मैंने अपने पूरे टेन्योर में नहीं देखी, पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। अब खैर छोड़, मैं भी आपकी तरह एक आपकी एज का एक स्टूडेंट हूँ या बच्चा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं देखता हूँ ना, अपनी सीनियर्स से बात करता हूँ, किसी से भी बात करता हूँ, तो वो भी एज इट यही कहते होती थी धांधली, लेकिन ऐसा नहीं होता था, ये तो जुल्म है सरासर। अब फायर सर्विस का देखो, 100% धांधली, 100% धांधली किस में, ओपन मेरिट में और RBI कैटेगरी में और इवन के OSC कैटेगरी में, यहाँ पर 100% एक भी बच्चा मेहनत से नहीं गया है। और बाकी फिर कैटेगरीज की कट ऑफ देखो, अब उनको पेपर मिला नहीं था तो ST की कट ऑफ देखो 30 हुई है और ओपन मेरिट की कट ऑफ 90 हुई है आउट ऑफ 96, बताओ। और वहीं पे ST की कट ऑफ 30 जाती है आउट ऑफ 96 मार्क्स, इतना डिफरेंस, ठीक है। तो ये आप खुद ही समझ सकते हो, आप समझदार बच्चे हो। अब ट्रैप में मत फंस जाओ, फिर से लोग आएंगे शोर उठाएंगे CBT इज ओनली वन ऑप्शन, नो, OMR इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज अवेलेबल, बट क्या, ट्रांसपेरेंसी का सवाल है यहाँ पे। आपने देखा होगा कि हमारे साथ हमेशा गलत ही होता है, बहुत बदकिस्मती की बात है। जब SSC का स्कैम चला, जब SSC का स्कैम हुआ तो वहाँ पे प्रूव भी हो गया, कहाँ पे, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में। देन उसके बाद जो कि उस टाइम SSC का चेयरमैन था, उसको वहाँ से हटा लिया गया और उसको लाया गया कहाँ पे, हमारे JKUT में, क्योंकि यहीं पे तो उसको माल जमा करना था या कुछ और करना था, मैं मतलब एलिगेशन नहीं लगा सकता। लेकिन अब आप देख सकते हो उसको JKUT में लाया और JKPSC का चेयरमैन बना दिया गया। अब जब JKPSC का चेयरमैन बना दिया गया तो यहाँ पर भी एलिगेशंस अब धीरे धीरे लगने लगे तब से, ठीक है। तो इतना जुल्म मैंने भी कभी नहीं देखा है, लेकिन अब आप खुद सोचो कि क्या सही रहेगा। और जो पास्ट में स्कैम्स हुए थे, तो उनकी अच्छे तरीके से छानबीन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चाहे वो CBT स्कैम हो या OMR स्कैम हो, चाहे एग्ज़ाम का मोड जो भी हो, CBT हो या OMR हो, उसमें अगर स्कैम हुआ है तो एज ए ट्रीटमेंट वही होना चाहिए जो कि वो डिज़र्व करते हैं। अब डिज़र्व क्या करते हैं, या तो स्क्रैप होना चाहिए या फिर फिल्ट्रेशन होने चाहिए, जो कि वो जैसा वो डिज़र्व करते हैं वैसा वो होना चाहिए उसके साथ ट्रीटमेंट, अगर क्या हुआ है, स्कैम हुआ है तो। बाकी मैं नहीं चाहता कि फिल्ट्रेशन हो, या मैं ये नहीं चाहता कि कोई एग्ज़ाम स्क्रैप हो, लेकिन अगर स्कैम हुआ है तो पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए कल्प्रिट्स को, बिकॉज हमें ये स्कैमर्स अब सोसाइटी में नहीं चाहिए, हम अब इनको बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आप देखो आज किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, किसी भी सेक्टर में जाओ, वहाँ पर आपको ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जो कि आपको बहुत पीछे धकेल देते, जो कि करप्शन करते, स्कैम करते, 10 रुपए के लिए बिकते, 10 हज़ार 20 हज़ार छोटे से काम के लिए डिमांड करते, और उनको शर्म भी नहीं आती, अल्लाह का खौफ भी नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के साथ, अपने पेशे के साथ हम कौन सा जस्टिस करते हैं। गाइज अगेन एंड अगेन मैं आपको कहता हूँ, कोई भी चैनल अगर आपको मिलता है जो आपको, जिसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन, डिमोटिवेशन होती है, तो उसको 2-4 बातें सुना के ना उसकी चैनल को अनसब्सक्राइब करो। और यूट्यूब में एक ऑप्शन भी आता है कि डू नॉट रिकमेंड दिस चैनल, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हो। और मतलब हमेशा के लिए दफाई करो ऐसे लोगों को, मत पड़ो ऐसे लोगों के पीछे, ये बस आपका दिमाग ख़राब करेगी, अच्छे लोगों को डिमोटिवेट करेगी, अच्छे टीचर उसको डिफेम करेंगे। अब मैंने एक यूट्यूबर को देखा है कि मतलब
वो टीचर्स के बारे में गलत बोलता है ये पैसे लेते, वो लेते, ये लेते। आप मुझे बता, मैं भी पैसा लेता हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ। अब मैंने कितना, जितना मैंने पढ़ाया है, पेड में पढ़ाया है, उसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स मैंने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट ली। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और ज़्यादा कंटेंट मैं फ्रीली अवेलेबल करा दूंगा यूट्यूब पर। लेकिन अब आप मुझे बताओ, हर किसी की एक फैमिली होती है, किसी का करियर इस पर चलता है, ठीक है, किसी का घर इस पर चलता है, तो कैसे फ्री में सब कुछ पॉसिबल होगा? ठीक है, बड़े बड़े अच्छा आप मुझे बताओ, आपको तो फ्री में जॉब नहीं करनी है ना, ठीक है, आपने तो फ्री में नहीं पढ़ा है ना आज तक। किसने फ्री में पढ़ा है? अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल से भी पढ़ा है, मैं पढ़ा हूँ बचपन से, लेकिन मुझे पता है मुझे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा। तो फ्री में कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं होती, मिलती नहीं, फ्री नाम की कोई चीज़ होती नहीं है गाइस। फ्री के पीछे, मैं नहीं कहता हूँ कि फ्री का माल अच्छा नहीं है। यूट्यूब पर अगर कोई फ्री में आपको कंटेंट मिल रहा है तो अच्छी बात है ना, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उस बंदे को, उस टीचर को जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं अपने जेएंड के यूट्यूब में लतीफ़ सर है हमारे, बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई पैसे लेके आपको अच्छा कंटेंट दे रहा है, आपकी जॉब के लिए सोच रहा है, आपके करियर के लिए क्या सोच रहा है, तो उसका गुनाह क्या है, गलती क्या है भाई उसकी? आप मुझे बताइए। तो ऐसे लोग आते सिर्फ आपको गुमराह करते, आपको प्रिपरेशन से, आपको सिलेक्शन से बहुत दूर ये ले जाएगी। बिकॉज फ्री, देखो मतलब एजुकेशन जो है बेटा, जो एजुकेशन है ये मिनिमम प्राइस पे हो सकता है, लेकिन फ्री में नहीं हो सकता है, ठीक है, फ्री में ये नहीं हो सकता है। अब आप बोलोगे सर हम तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे, तो फ्री आप वहां पर भी नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि आप तो वहां पे टाइम दे रहे हो ना। अब अगर वो इरिलेवेंट कंटेंट हुआ, अब अगर किसी टीचर ने आपको पेड में अच्छा पढ़ाया और फ्री में फिर बोला कि मैं आपको फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, और उस कंटेंट का लेवल अच्छा नहीं हो, उस कंटेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं हो, तब तो आप बहुत ज़्यादा पे कर रहे हो ना उस इरिलेवेंट से कंटेंट के लिए। इसी तरीके से मॉक टेस्ट्स बनाते। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, ये भी सच है कि वो बच्चों को लूट रहे हैं, लेकिन ये भी सरासर गलत है कि कोई आके आपको बोलेगा पेड में पढ़ना गलत है, ये लोग दल्ले हैं, ये लोग वो है, ये लोग ये है। कोई टीचर अगर ऑनेस्टली अच्छा काम कर रहा है, फिर अगर वो पैसे भी लेता है, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई गलत बात है। जस्ट आपको गुमराह किया जाता है। मैं आपको थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शंस दिखाऊंगा, थाउजेंड्स ना कि हंड्रेड्स। अभी 1 महीने पहले मैं आपको क्या बता रहा था कि 200 से 250 स्टूडेंट्स ऐसे जो मुझसे पढ़े थे और सिलेक्ट हो गए थे, ठीक है। अब मैंने सारा तो उनको नहीं पढ़ाया ना, मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया, मैंने मैथमेटिक्स उनको पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन अभी भी मैं आपको थाउजेंड्स ऐसे स्टूडेंट्स दिखाऊंगा जिन्होंने पेड में पढ़ा है, और जिन्होंने पेड में पढ़ा है, और थाउजेंड्स ऐसे भी स्टूडेंट्स दिखाऊंगा जिन्होंने आज तक पेड कोर्स परचेज ही नहीं किया, जिन्होंने सेल्फ स्टडी करके एग्जाम क्वालिफाई किया। तो दोनों चीज़ें अपने आप में सही है। अब पॉलिटिक्स किस बात पे होती, किसी को फेमस होना है, किसी को पब्लिसिटी चाहिए, तो एक दूसरे को ऐसा करते, तो उस ट्रैप में फंसने के बाद आप लोगों का नुकसान होता है, आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हो, आप एंजाइटी का शिकार होते हो, आप में डिमोटिवेशन आती है। गाइज इस ट्रैप में मत फंस जाओ, जहाँ से जो चीज़ आपको अच्छी मिलती है वहाँ से उसको पकड़ो और पढ़ो, ठीक है। नाम के पीछे मत भागो, नेम फेम के पीछे मत भागो, ठीक है। किसी के अगर 100 सब्सक्राइबर से छोटा टीचर, मतलब टीचर कभी छोटा नहीं होता है, चैनल अगर उसका छोटा है, उसका कंटेंट देखो, उसका कंटेंट अगर अच्छा है ले लो भाई, मत देखो दाएं बाएं मत देखो, ले लो कंटेंट, पढ़ो, बस अपना सिलेक्शन ले लो। आपके लिए आपका सिलेक्शन मैटर करता है, ना कि आप किस प्लेटफॉर्म से हो, कौन से प्लेटफॉर्म से हो। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगेन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एग्ज़ाम होगा। अगर डिमांड की बात करेंगे तो वी शुड स्ट्रांगली डिमांड फॉर OMR एग्ज़ाम। हाँ, अब अगर CBT एग्ज़ाम ही कराना है तो एट लीस्ट फिर तो ये मिनिमम शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए, और फास्ट ट्रैक बेसिस पे जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम्स है वो सारे के सारे मतलब कंप्लीट होने चाहिए, राइट। तो बस इतना ही मुझे कहना था आपसे। बाकी ये इंपॉर्टेंट अपडेट फिर से मैं आपको कहूँगा कि LG साहब ने बोला है कि नवंबर के मंथ में, एंडिंग नवंबर एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, लेकिन मुझे ये मतलब लिटरली ठीक नहीं लगता कि मैं आपको अपनी बात कहूँ तो मुझे लग रहा है दिसंबर से आपके एग्ज़ाम्स होंगे। और
हमेशा डिमांड करो इस चीज़ को लेकर, ट्रांसपेरेंसी एंड फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट को लेकर। इन चीज़ों पे बहस मत करो कि सीबीटी अच्छा है कि ओएमआर अच्छा है, दोनों के अपने एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, और स्कैम भी दोनों में होता है। ओके, सो मिलते हैं बाकी नेक्स्ट किसी अपडेट में। बाकी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मेरी एक पेड एप्लीकेशन है पैराडाइज एकेडमी, तो वहाँ पे अब आप इनरोल कर सकते हो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट JKPSI VLW के लिए, या जो SSC का एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके लिए भी VLW बैच आप ले लो, बहुत ही अच्छा हेल्प होगा आपको, डेफिनेटली होगा, कन्फर्म 100% हेल्प होगा। और उसके अलावा अब सेशंस भी आपको यहाँ पे यूट्यूब पे लाने की कोशिश करोगे। जैसे हम 4-5 दिन तक पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपको सेशन मिलेगी यहाँ पे, एक एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में देख लेना हो जाएगा। दिस इज़ माई वर्ड। सो गाइज, ये था इतना ही वीडियो। बाकी फिर से मैं कह रहा हूँ, ट्रैप में मत फंसो, बेवकूफ़ मत बनो, अपने फ्यूचर का सोचो, ठीक है, किसी एक के पीछे मत पड़ो, ठीक है। यहाँ इस दुनिया में और इस YouTube पर कोई भी अपने आप में परफेक्ट नहीं है। मैं जो हूँ, मैं भी अपने आप में परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी, नो वन इज़ परफेक्ट। ओके, हर किसी में गलतियाँ भी है और हर किसी में खूबी भी है और खामी भी है। तो गाइज़, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। बाकी मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।